साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, गांधी जी ने अपने मूल्यों और आदर्शों से राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। यही कारण है कि इनके प्रभुत्व के काल को हम गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने नियमों और सिद्धांतों के तहत राष्ट्रीय आंदोलन में 3 मेजर मूवमेंट चलाए। संघर्ष विराम संघर्ष की नीति के तहत पहला जो मुख्य आंदोलन था उसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन के बाद इन्होंने एक अंतराल लिया और इस अंतराल के बाद एक फिर से आंदोलन चलाया जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, और फिर विराम लिया और विराम लेने के बाद एक मूवमेंट चलाया जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि अब भारत में रहना संभव नहीं है, आज नहीं तो कल छोड़कर जाना होगा। तो आज के लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं इनके दूसरे आंदोलन सविनय अवज्ञा के बारे में। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस आंदोलन के पीछे क्या कारण रहे, जानेंगे हर लिहाज से जनता ने जब आंदोलन का शंखनाद किया उसको, और हर लिहाज से चर्चा करेंगे कि गांधी जी ने किस प्रकार इस आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया, और चर्चा करेंगे इस आंदोलन की प्रगति पर, और अंत में हम जानेंगे इस आंदोलन के मूल्यांकन को। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें आंदोलन को चलाए जाने के कारणों पर, 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम का मूल्यांकन करने के लिए 10 वर्षों के उपरांत एक शाही कमीशन का गठन किया जाएगा। परंतु अव्यवस्थाएं इतनी फैल गई कि जहां यह शाही कमीशन 1929 में गठित होना था, इसे 1927 में ही गठित कर दिया गया। भारतीयों पर अधिनियम बनाया गया था, मूल्यांकन होना था, परंतु वायसराय इरविन ने यह सुझाव दिया कि इसमें किसी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो यही इस आंदोलन को चलाए जाने का पहला कारण था। जब यह घोषणा हुई तो जगह जगह विरोध हुए और कांग्रेस ने भी विरोध प्रकट किया, और हम हर लिहाज से चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार नेहरू समिति गठित हुई, नेहरू रिपोर्ट आई और उसे जो है ब्रिटिश सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। सबसे पहला कारण यही है। दूसरा कारण हम देखते हैं 1929-30 की वैश्विक आर्थिक मंदी। इस मंदी के चलते जो भारतीयों का जीवन था बद से बदतर हो चला था, और भारतीय इस बात में विश्वास करने लगे थे कि इसकी देन अंग्रेज ही है। महात्मा गांधी रचनात्मक कार्य कर रहे थे और जनता को जागरूक करने में लगे हुए थे। इन सबों के बीच 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें उन्होंने अध्यक्ष से भाषण देते हुए कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मेरा आधुनिक राजाओं और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है, आज से मेरा लक्ष्य होगा पूर्ण स्वतंत्रता। और कहा था कि यदि सरकार 1 साल के भीतर डोमिनियन स्टेट पारित नहीं करती है तो अब हम पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेंगे और उससे पीछे नहीं मानेंगे। जबकि इरविन ने 1930 में घोषणा की कि भाई जो भारतीयों की समस्या बनी हुई है इसका समाधान डोमिनियन स्टेट से हो सकता है, और इस पर भी हम विचार करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। लाहौर अधिवेशन के पश्चात गांधी जी को लगने लगा था कि वह उचित समय अब आ चुका है कि जब आंदोलन चलाया जाए। गांधी जी कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखते थे और उस पत्र का प्रचार करते थे अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। तो उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की। 11 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी थी कि रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, तटीय यातायात विधेयक पारित किया जाए,
रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं ताकि विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जा सके। लगान में 50% की कमी की जाए और नमक पर जो सरकारी इजारेदारी लगी है और नमक पर जो कर लगा हुआ है उसे भी समाप्त किया जाए। चूँकि सीआईडी विभाग से भारतीयों पर अत्याचार होता था तो इसलिए मांग की कि भाई सीआईडी विभाग को ख़त्म किया जाए या फिर उसे जो है सार्वजनिक नियंत्रण में लाया जाए। और मांग की कि हिंदुस्तानियों को आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र रखने के लाइसेंस प्रदान किए जाएं और जिन्हें सरकार 1878 में आर्म्स एक्ट के द्वारा बंद कर चुकी थी। ये मांगा गया कि भाई नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद कर दिया जाए, अहिंसक राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएं, सिविल सर्विसेज की तनख्वाह आधी कर दी जाए और जो सैन्य खर्च है उसमें 50% की जो कमी की जाए। देखिए, अब जैसे ही वायसराय इरविन को पत्र लिखा तो इरविन ने कोई जवाब नहीं दिया। गांधी जी ने फिर जो है प्रतिक्रिया मांगी, इरविन ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तब गांधी जी यंग इंडिया में लिखा, मैंने मांगी थी रोटी, मुझे मिले पत्थर। देखिए, गांधी जी कोई भी मूवमेंट ऐसे ही शुरू करते थे। वो सबसे पहले एक पत्र लिखते थे वो वायसराय को, और फिर वायसराय से पूछते थे कि भाई मैंने आपसे इस प्रकार की मांगे की थी तो उनका क्या हुआ। सबसे पहला तरीका यही था। जब कोई जवाब नहीं आता था फिर वो आंदोलन चलाते थे, ये तरीका था उनका। देखिए, पत्र लिखने का जो कार्य है वो है उदारवादियों का, और उदारवादियों में भी गोखले वो इसी प्रकार की रणनीति अपनाते रहे हैं। और आंदोलन चलाने की जो नीति रही है वो रही है तिलक की। तो यही कारण है कि गांधी जी को गोखले और तिलक के मध्य सेतु कहा जाता है। यूपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा जाता है तो उम्मीद है कि आप ये आराम से कर देंगे। फरवरी 1930 में गांधी जी ने साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और कहा कि अब आंदोलन चलाने का समय आ गया है। और गांधी जी ने निर्णय लिया कि भाई देखिए, नमक वो वस्तु है जिसकी धनी और निर्धन दोनों को आवश्यकता है, जिसकी शिक्षित और अशिक्षित दोनों को आवश्यकता है। तो दूसरा कारण ये बताया कि भाई हमने जो असहयोग आंदोलन चलाया वहाँ तटीय लोगों की भागीदारी कम रही है। तो पहला कारण ये, दूसरा कारण ये, तो इन्हीं दोनों कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो हम आंदोलन शुरू करेंगे इसका आधार नमक होगा। साथ ही साथ कहा कि भाई आंदोलन तो हम इसी से शुरू कर देंगे, पर इस आंदोलन के कुछ निर्धारित कार्यक्रम होंगे, जैसे हम नमक कानूनों का उल्लंघन करेंगे, भू राजस्व, लगान तथा अन्य करों का भुगतान नहीं करेंगे, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन देंगे। देखिए, ये वाला जो कार्यक्रम था ये असहयोग में कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, परंतु महिलाओं ने दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन दिया था। ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुआ था और इतना लोकप्रिय हुआ था कि ब्रिटिश सरकार को नैतिकता ताक पर रखकर शराब की मार्केटिंग करनी पड़ी थी कि जो शराब पीता है वो महान होता है। नेपोलियन ने पी, जूलियस सीजर ने पी, महान हो गए, तुम भी पियो, तुम भी महान बनो। कहा कि व्यापक हड़ताल और प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिए जाएंगे और सरकारी सेवाओं में शामिल नहीं होंगे। ये व्यवस्थाएं जो है ये की। चूंकि निर्णय लिया जा चुका था कि जो कुछ भी होगा हम नमक से ही शुरू करेंगे और बाकी के सब कार्यक्रम आंदोलन का हिस्सा रहेंगे। गांधी जी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च आरंभ किया और घोषणा की कि मैं जब तक भारत को स्वतंत्र नहीं करा लेता साबरमती नहीं लौटूंगा। 24 दिन की ये लंबी यात्रा थी, 240 मील या 375 किलोमीटर चलना था। इस यात्रा के आगे आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल लोगों को जागरूक करते जा रहे थे, तो यात्रा सफल रही। गांधी जी की लोकप्रियता एक के बाद एक करके बढ़ती चली गई। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के नवासारी जिले स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून की अवज्ञा की और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए, अगर
दांडी मार्च आ जाए तो 12 मार्च है, और यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन की डेट आ जाए तो आपको ये याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। कलकत्ता से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम था स्टेटस मैन। उसमें व्यंग किया गया एक संपादक के द्वारा कि गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट प्राप्त नहीं हो जाता। गांधी जी ने जैसे ही नमक बनाकर कानून को तोड़ा तो देश भर में बयार सी चल पड़ी और आंदोलन आग की तरह फैलता चला गया। तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर सी राजगोपालाचारी, उन्होंने त्रिचिन्नापल्ली से विदारण्य तक नमक सत्याग्रह किया, और मालाबार में के कलप्पन ने कालीकट से कोयन्नूर तक नमक की यात्रा की। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह को गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में चला गया, बालासोर, कटक और पुरी में। असम में सत्याग्रहियों का एक दल सिलहट से बंगाल के नोआखाली तट पर पहुंचा और नमक बनाकर कानून की अवज्ञा की। आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह के लिए शिविरम की स्थापना की गई। लोकप्रिय काफ़ी होता चला गया। गांधी जी ने यह घोषणा किया कि भाई धरसना, जो कि संयुक्त प्रांत में पड़ता है, यहाँ नमक का बहुत बड़ा गोदाम है, यहाँ मैं स्वयं धरना दूंगा। तो गांधी जी ने जैसे ये घोषणा की, 4 मई 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, ये ठीक वैसा ही काम हुआ जैसी जलती आग में किसी ने घी डाल दिया हो, और जन सामान्य जो है आंदोलन में देखते ही देखते कूद पड़ा। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया। वो था, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान अदा नहीं करेंगे, जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर अदा नहीं करेंगे, मध्य प्रांत में जितने भी वन कानून चले हुए हैं उनका हम उल्लंघन करेंगे। और इस घोषणा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया, और इसका जो प्रसार है हमें पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बिहार, गुजरात, संयुक्त प्रांत, उत्तरी पूर्वी राज्य, अन्य प्रांतों के साथ साथ असम और बंगाल में भी देखने को मिला। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की अगर हम बात करें, जो कि आप प्यारे भारत में यहाँ वाला एरिया देख सकते हैं, तो यहाँ इस आंदोलन का नेतृत्व किया अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्होंने जो है एक लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, और खुदाई खिदमतकार नाम से एक संगठन बना हुआ था। लाल कुर्ती आंदोलन से मतलब यह है कि ये लाल कुर्ता ही धारण करते थे, क्योंकि ये रेत वाला एरिया था। अगर पुलिस मारपीट करती थी तो ऐसे अपना कपड़ा झाड़ा फिर खड़ा होकर आंदोलन करने लगते थे। 23 अप्रैल को जो अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें लोग प्यार से बादशाह खान कहते थे, उनकी कुछ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तारी हो गई, और इसके विरोध में वहाँ जन उभार देखने को मिला। और 25 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर जो था इनका मुख्य एरिया, उस पर जनता का शासन रहा। ये वही समय है जब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी। पेशावर पर पुनः कब्जा करने के लिए सरकार को हवाई हमलों का सहारा लेना पड़ा, और यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट तैनात की गई, और इसके जो है कमांडर थे चंद्र सिंह या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। उन्हें आदेश दिया गया कि भाई फायर करो, इनको रोको। चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और इन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। इनके सम्मान में गांधी जी ने कहा था कि यदि एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मुझे और मिल जाए तो जो स्वतंत्रता है वो बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। अगर हम देखें संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत में भी हम विशेषकर देखें धरसना, घोषणा तो गांधी जी कर चुके थे, परंतु उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के बड़े पुत्र थे मणिलाल, वो यहाँ पहुँचे 21 मई 1930 को। ब्रिटिश सरकार तो तैयार बैठी थी, बड़ा गोदाम बना हुआ था यहाँ। तो जैसे ही ये सब लोग और महिलाएं यहाँ पहुँची तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने जो है लाठी डंडों से बढ़िया इनकी पिटाई की। इसका उल्लेख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने न्यू फ्रीमैन में किया है और कहा है कि भाई संवाददाता के रूप में
मैंने पिछले 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे, गली कूचों में मारकाट, विद्रोह देखे, लेकिन धर्षणा जैसा भयावह दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इसी प्रांत में लगान न देने का भी आंदोलन चलाया गया। यहाँ जमींदारों और किसानों ने लगान न अदा करने का आह्वान किया। रायबरेली और आगरा लगान न अदायगी करने के मुख्य केंद्र बने रहे। गुजरात में भी हम देखते हैं खेड़ा जिले के जो आनंद, बोरसद और नादियाद में, सूरत जिले के बारदोली, भड़ोच के जम्बूसर में कर न देने से संबंधित आंदोलन चलाया गया। लोगों ने भूरस्व देने से मना कर दिया और जो दयालु राज्य हुआ करता था पड़ोसी गुजरात में ही बड़ौदा, वहाँ जाकर चले रहे और वहीं पर जो है कई महीने तक आश्रय लिया। बिहार में चौकीदारी कर रोकों के विरोध में तथा चौकीदारी पंचायत प्रभावशाली सदस्यों के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन चलाया गया और इसका नेतृत्व किया यहाँ राजेंद्र प्रसाद ने और अब्दुल बारी ने। इन सब का केंद्र रहा यहाँ भागलपुर जिले का बिहपुर गांव। असम में भी आंदोलन की लोकप्रियता उस दौरान बढ़ी जब कनिंघम सर्कुलर आया और इस सर्कुलर के तहत भारतीय छात्रों से जो है ये कहा गया कि भाई वो अपने अभिभावकों से सर्टिफिकेट लाए और जिसमें कहें कि भाई उनका आचरण बहुत अच्छा है। तो वहाँ जो छात्र थे वो सड़कों पर आ गए और वो भी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ते चले गए। बंगाल में चौकीदारी और यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन जो है वो इस दौरान चलाया गया। उत्तरी पूर्वी राज्यों में अगर हम खासकर देखें, नागालैंड, मणिपुर वाला जो एरिया है, यहाँ आंदोलन चला। यहाँ जो है जो ईसाई मिशनरियाँ थी वो लोगों को छोटे छोटे लुभावन देकर जो है अपना धर्म स्वीकार कराती थी। मदोलांग जो है इसके विरोध में आंदोलन कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा धर्म तो यहाँ अक्षुण्ण रहना चाहिए। मदोलांग को फांसी दे दी गई। तत्पश्चात इसका नेतृत्व किया नागा महिला ने, उनका नाम था गोडिल। मदोलांग की बहानी थी और बहुत छोटी बच्ची थी उस दौरान, 13 वर्ष की। सरकार ने एकदम निर्दयता दिखाई और इनको जेल में ठूस दिया। स्वतंत्रता के बाद इन्हें जेल से रिहा किया गया, इम्फाल जेल से, और ये सर्वाधिक समय तक जेल में रहने वाली महिला बनी। जब देश स्वतंत्र हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। अन्य प्रांतों में भी हम इस आंदोलन के प्रसार को देख सकते हैं, जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक में वन नियमों के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया गया और आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभात फेरियां निकाली जाती थी। संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लैंडलाइन का प्रयोग किया जाता था। लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का भी गठन किया जाता था। इसी आंदोलन में इंदिरा गांधी पहली बार देखने को मिली मंजरी सेना में। ये क्या होते थे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो सूचनाएं इधर से उधर पहुंचा देते थे, क्योंकि उस दौरान जो है जो पुलिस वगैरह होती थी वो बच्चों की तलाशी नहीं लेती थी। आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिश सरकार को इसने नाकू चने चबाए और इसमें हमें विभिन्न वर्गों की जो भूमिका है वो देखने को मिली। देखिए, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें महिलाओं की भूमिका, तो गांधी जी का ये वो आंदोलन था जिसमें महिलाओं की सर्वाधिक भूमिका रही। क्यों? क्योंकि असहयोग से तो गांधी जी परिचित हुए, प्रभुत्व था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हिंसात्मक हो गया था, उतनी महिलाएं शामिल नहीं हुई, तो सर्वाधिक जो भागीदारी रही इसमें अगर हम महिलाओं की देखें तो यहाँ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बुद्धिजीवी देखें तो बुद्धिजीवी यहाँ कम हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस लगभग फूट का शिकार थी, मुस्लिम लीग अपनी मार्केटिंग कर रही थी, तो इनकी जो संख्या है, भागीदारी है, वो हमको कम देखने को मिली। व्यापारी वर्ग को अपना भविष्य लगा स्वदेशी में, तो व्यापारी वर्ग की जो भागीदारी थी वो हमें इस आंदोलन में बढ़ती हुई नजर आई। और मुस्लिम जो है, मुस्लिम भी असहयोग आंदोलन की तुलना में यहाँ कम हो गए। कारण क्या था कि एक तो मुस्लिम नेताओं ने निर्देश दिए थे कि भाई शामिल होना ही नहीं है, और दूसरे ब्रिटिश सरकार फूट डालो राज्य करो की नीति का भी पालन कर रही थी। उम्मीद है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सारे कंसेप्ट और फैक्ट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, अगर कुछ ना कुछ छूटा है तो उसके बारे में आपको निश्चिंत रहना है। इससे अगला जो भी लेक्चर होगा मैं वहाँ उसको कवर करा दूंगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।